हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज की इस क्लास में मैं आपसे बात कर रहा हूं जिला प्रशासन के बारे में। देखो जिला प्रशासन में लास्ट हमने आपसे जिला लेवल का जो प्रशासन था उसकी बात कर ली थी। जिला लेवल की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसके सर्वोसर्वा जिला कलेक्टर की हमने बात की, लेकिन जिले की प्रशासनिक व्यवस्थाओं और भू राजस्व व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिला प्रशासन को भी उपखंड प्रशासन में क्या कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। तो जिला प्रशासन का एक पार्ट है वो है हमारा उपखंड प्रशासन। कौन सा प्रशासन? उपखंड प्रशासन। देखो उपखंड जो प्रशासन है ये बेसिकली मैंने कहा कि जिले की प्रशासनिक और भू राजस्व व्यवस्था को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए जिले को ही डिवाइड कर दिया जाता है। किसमें? उपखंडों में। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं जिला प्रशासन में प्रशासनिक और भू राजस्व व्यवस्था को प्रशासनिक और भू राजस्व व्यवस्था को भू राजस्व व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु इसे उपखंड प्रशासन में विभाजित कर दिया जाता है। उपखंड प्रशासन में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है भाई। देखो उपखंड जो प्रशासन है इसके सर्वोसर्वा कौन है? उपखंड प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी जिसको हम बोलते हैं एसडीओ या एसडीएम। ठीक है भाई, ये होता है एसडीओ एसडीएम जो है ये उपखंड प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी जो नियुक्ति है वो करती है राज्य सरकार। राज्य सरकार द्वारा। किस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है? तो देखो इस पद के लिए जो नियुक्त होता है वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी और प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी। प्रशिक्षु आईएएस। ठीक है भाई, या तो कोई ट्रेनी आईएएस अधिकारी हो या राजस्थान सेवा का सर्वोच्च अधिकारी हो, वो उसकी नियुक्ति की जाती है। किस पर? हम जैसे आरएस के एग्जाम जो होता है उस आरएस के एग्जाम में जो सबसे बड़ी पोस्ट है वो एसडीएम की है। ठीक है, सर्वोच्च जो पोस्ट है वो एसडीएम की है। ठीक है, तो या तो उसको लगाया जाता है या फिर प्रशिक्षु कोई ट्रेनी आईएएस अधिकारी जो है उसको भी एसडीएम के पद पर लगाया जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये प्रशासन उपखंड प्रशासन की बात हुई। अब देखो मैं बात करता हूं कि ये जो उपखंड अधिकारी है इसके कार्य क्या क्या है, कौन कौन से कार्य हैं उनकी बात करता हूं। देखो कौन कौन से कार्य हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं भू राजस्व अधिकारी के रूप में। भू राजस्व अधिकारी के रूप में। देखो भू राजस्व अधिकारी के रूप में कौन कौन से कार्य हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं ग्रामवार भूमि के नक्शे तैयार करवाना। दूसरा है गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करवाना। गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करवाना। ये गिरदावरी रिपोर्ट क्या होती है? बेसिकली कौन से खेत में कौन सी फसल बोई हुई है, ठीक है, प्रतिवर्ष इसके जो आंकड़े हैं उनका संधारण करवाना। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं तो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को रोकना। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को रोकना, अतिक्रमण को रोकना।
ठीक है भाई। इसके अलावा बात करता हूं तो कानूनगो एवं पटवारी के कार्यों का पर्यवेक्षण करना। नेक्स्ट में बात करता हूं भू राजस्व के संबंध में इसके पास न्यायिक, अर्ध न्यायिक और एवं नियंत्रणकारी शक्तियां होती हैं, तो भू राजस्व अधिकारी के रूप में आपसे पूछा जाए कि भाई उपखंड अधिकारी के कौन कौन से कार्य हैं, तो ग्रामवार भूमि के नक्शे तैयार करवाना, सरकारी भूमि से अतिक्रमण को रोकना, गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करवाना, पटवारी और कानूनगो के कार्यों का क्या करना, पर्यवेक्षण करना, उनको कंट्रोल करना। और भू राजस्व के संबंध में इसके पास जुडिशियल पावर भी है, न्यायिक पावर भी है, अर्ध न्यायिक पावर भी है और उनको कंट्रोल करने की पावर भी है। ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा जो कार्य है वो है भू न्यायिक शक्तियों के तौर पर। भू न्यायिक शक्तियां, कौन कौन सी भू न्यायिक शक्तियां इसके पास हैं, उनका डिस्कशन आपसे किया जाए कि भाई कौन कौन सी शक्तियां इसके पास न्यायिक रूप से भूमि से संबंधित न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो हम बात कर सकते हैं नंबर 1 भूमि सीमा विवाद। भूमि सीमा विवाद का निपटान करना। ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं गोचर भूमि विवाद। गोचर मतलब चारागाह, गोचर भूमि विवाद। ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं भू अभिलेख एवं पंजीकरण संबंधित। ठीक है भाई। इसके अलावा नेक्स्ट में बात करता हूं तो मुआवजे का प्रकरण। ये सारे न्यायिक कार्य, देखो कोई भी रिकॉर्ड में कोई खामी है उसकी सुनवाई करना, किसी पंजीकरण में रजिस्ट्रेशन में कोई खामी है, रजिस्ट्री वगैरह में कोई त्रुटि है उससे संबंधित विवाद को दूर करना, चारागाह भूमि के विवाद और भूमि सीमा मतलब जो हम पैमाइश कराते हैं उसको लेकर के जो विवाद है उन सारे विवादों का निपटान जो है भू न्यायिक शक्तियों के तौर पर इसके पास ये पावर्स हैं और ये उनका निपटान करता है। ठीक है भाई। उसके बाद सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के तौर पर कौन कौन से कार्य हैं इसके। नेक्स्ट नंबर 3 में बात कर लेता हूं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में। तो देखो कौन कौन से कार्य हैं। नंबर 1 कानून व्यवस्था बनाए रखना। कानून व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है भाई। नेक्स्ट में बात करता हूं तो वार्षिक अपराध रिपोर्ट। वार्षिक अपराध रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंपना। नेक्स्ट बात करता हूं पुलिस थाना व चौकी। पुलिस थाना, चौकी और कारागृह का निरीक्षण कर सुझाव देना। निरीक्षण कर सुझाव देना। नेक्स्ट शांति भंग की स्थिति में, शांति भंग की स्थिति में धारा 144 लगाना। ठीक है भाई। तो ये सारे के सारे कार्य इसके सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में है। ठीक है। उसके बाद एक कार्य और देखते हैं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। नंबर 4 हम देखते हैं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में
देखो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में क्या क्या कार्य करता है, तो सबसे पहले लोगों की शिकायतों को सुनना, लोगों की शिकायतों को सुनना, ठीक है भाई। उसके बाद बीपीएल जनगणना तैयार करवाना, चुनाव संबंधित कार्यों को संपादित करना, चुनाव संबंधित कार्यों को संपादित करवाना, ठीक है भाई। नेक्स्ट मैं बात करता हूं पीडीएस, जिसको बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उचित मूल्य की दुकानें, उचित मूल्यों की दुकानों से खाद्यान्न वितरण की सुनिश्चितता, खाद्यान्न वितरण की सुनिश्चितता, ठीक है भाई, तय करना। मतलब प्रॉपर वे में जो भी राशन की जो दुकानें हैं उन दुकानों से राशन का वितरण कराना, ठीक है। आम लोगों की शिकायत सुनना, जनगणना बीपीएल जनगणना तैयार करना या तैयार करवाना, चुनाव संबंधित कार्यों को संपादित करना, ठीक है। सार्वजनिक वितरण की दुकानों से प्रॉपर रूप से खाद्यान्नों का वितरण खाद्यान्नों का जो वितरण है उसको सुनिश्चित करना, ये सारे इनके प्रशासनिक लेवल पर कार्य हैं। तो देखो हमने इसके कार्य जो है हमने सबसे पहले भू राजस्व अधिकारी के तौर पर देखे, ठीक है। उसके बाद भू न्यायिक शक्तियों के तौर पर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के तौर पर ये क्या कार्य करता है, और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इसके कौन कौन से कार्य हैं। तो ये तो हुआ कौन सा प्रशासन, उपखंड प्रशासन। अब देखो ये जो उपखंड प्रशासन है इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं तहसील प्रशासन में। किसमें कर लेते हैं, तहसील प्रशासन। देखो तहसील जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है, और बेसिकली तहसील प्रशासन की शुरुआत जो है वो राजपुताना में सबसे पहले अलवर रियासत में मानी जाती है। कौन सी रियासत में, अलवर रियासत में 1791 ईस्वी में तहसील प्रशासन की शुरुआत हुई। उसके बाद 1872 ईस्वी में बीकानेर रियासत में भी तहसील प्रशासन की क्या हुई, शुरुआत हुई। तो हम ये कह सकते हैं उपखंड जो प्रशासन है इसी को किस में डिवाइड करते हैं, तहसील प्रशासन में डिवाइड करते हैं, तहसील प्रशासन, ठीक है भाई। देखो तहसील प्रशासन में तहसील जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द, ठीक है भाई। राजपुताना में तहसील प्रशासन की शुरुआत, राजपुताना में तहसील प्रशासन की शुरुआत, तहसील प्रशासन की शुरुआत 1791 ईस्वी में अलवर रियासत से हुई, अलवर रियासत से। उसके बाद 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में बीकानेर रियासत में भी तहसील प्रशासन की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। देखो तहसील प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी, तहसील प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी कौन है, तहसीलदार, ठीक है भाई। तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है, तहसीलदार की नियुक्ति की जाती है राजस्व मंडल, राजस्व मंडल, और राजस्व मंडल का मुख्यालय राजस्थान में कहां है, अजमेर में है। तो राजस्व मंडल के द्वारा तहसीलदार की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है, ठीक है। ये देखो राजस्थान तहसीलदार सेवा, राजस्थान तहसीलदार सेवा का अधिकारी होता है। मतलब ये है आरएस का जो एग्जाम होता है उसमें जो प्रॉपर पोस्ट है वो तो एसडीएम वगैरह है, लेकिन इसी में जो नीचे वाली पोस्ट है उनमें है एक तहसीलदार सेवा, टीडीएस, तहसीलदार सेवा जो है वो तहसीलदार सेवा का जो अधिकारी है तहसीलदार होता है, और तहसीलदार की नियुक्ति जो है राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा की जाती है। चयन जो है वो आरएस के एग्जाम के थ्रू होता है, लेकिन नियुक्ति जो है वो राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा
की जाती है। जैसे वहां एसडीएम का चयन तो आरएस के एग्जाम के थ्रू हो रहा था, लेकिन उसकी नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार के द्वारा की जा रही थी। ठीक है भाई, अब देखो हम बात करते हैं तहसीलदार जो है उसके क्या क्या कार्य हैं। तहसीलदार के कार्यों की बात करता हूं। तहसीलदार के कार्य, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके कार्यों को। राजस्व से संबंधित कौन कौन से कार्य हैं। राजस्व से संबंधित, तो राजस्व से संबंधित कौन कौन से कार्य हैं, देखो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भू अभिलेख तैयार करवाना, एवं इनका रखरखाव, सुनिश्चित करना। ठीक है भाई, नेक्स्ट मैं बात करता हूं भू राजस्व एकत्रित कराना। भू राजस्व एकत्रित कराता है। नेक्स्ट, पटवारी एवं गिरदावर के कार्यों का क्या करना, पर्यवेक्षण करना। ठीक है भाई, तो ये सारे कार्य इसके राजस्व से संबंधित कार्य हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूं भू न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य। भू राजस्व न्यायिक अधिकारी के रूप में, कौन कौन से कार्य हैं देखो। सबसे पहले मैं बात करता हूं भूमि सीमा एवं नामांतरण मामलों को देखना। ठीक है भाई, नाम ट्रांसफर होता है जो रजिस्ट्री वगैरह के बाद, तो उसको, या इसके अलावा पैमाइश वाले जो विवाद हैं उन सारे विवादों को देखना। नेक्स्ट हम देखते हैं गोचर भूमि विवादों का निपटान। गोचर भूमि विवादों का निपटान करना। ठीक है भाई, उसके बाद देखो अगले जो कार्य है वो हम देखते हैं भू राजस्व एकत्रित करना। भू राजस्व एकत्रित करना और सरकारी भूमि से अतिक्रमण को रोकना। सरकारी भूमि से अतिक्रमण को रोकना, ये सारे इसके क्या हैं, भू राजस्व न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य हैं। अब देखो नेक्स्ट में बात करता हूं तीसरा जो कार्य है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में देखो कौन कौन से कार्य हैं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। तहसील कोषागार का रखरखाव करना, नेक्स्ट चुनाव के समय कार्यों का प्रबंध करना, नेक्स्ट जनगणना और पशुगणना में सहयोग करना, पशुगणना में सहयोग करना, नेक्स्ट हैसियत प्रमाण पत्र बनाना,
हैसियत प्रमाण पत्र, इस ये क्या होता है? देखो इस प्रमाण पत्र के आधार पर ही व्यक्ति की एक वैल्यू बनती है कि भाई इसकी इसकी ये इतनी हैसियत है, इतनी प्रॉपर्टी है इसके पास, ठीक है। तो हैसियत प्रमाण पत्र जारी करना। नेक्स्ट, तहसील प्रशासन के सभी अधिकारियों के मध्य समन्वय बनाए रखना, ठीक है भाई। ये सारा का सारा आता है किसके अंतर्गत? तहसील प्रशासन के अंतर्गत। देखो तहसील प्रशासन जो है इसको लघु तहसील, लघु जिला, तहसील प्रशासन को हम लघु तहसील को हम लघु जिला भी कहते हैं, ठीक है भाई। देखो तहसील प्रशासन के अंतर्गत इसके अलावा हम और चीजें देखते हैं तो हमारे पास जो आईएलआर सर्किल है, आईएलआर सर्किल जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त को, ठीक है भाई। तो आगे मैं देखो लास्ट बात कर लेता हूं आपसे। तहसील प्रशासन के अंदर ही आता है हमारा आईएलआर सर्किल, भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त। देखो लास्ट हमारे पास है भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त। देखो भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त की जब बात की जाती है तो इसको बोलते हैं आईएलआर सर्किल। क्या बोलते हैं? आईएलआर सर्किल। और इसके सर्वसर्वा होते हैं गिरदावर। गिरदावर कौन होते हैं? गिरदावर या कानूनगो, ठीक है भाई। इसका काम क्या है? देखो आईएलआर सर्किल जो है इसके नीचे होते हैं पटवार मंडल, पटवार मंडल। और पटवार मंडल जो है इसके सर्वोसर्वा होता है पटवारी। तो देखो पटवारी और तहसीलदार के मध्य कोऑर्डिनेशन का काम करता है कौन? गिरदावर या कानूनगो, ठीक है। पटवारी सबसे छोटा प्रशासनिक अधिकारी, सबसे छोटा, सबसे निम्न प्रशासनिक अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी। कार्य क्या है? देखो पटवारी के गिरदावरी करना, जमाबंदी तैयार करना, जमाबंदी तैयार करना, ठीक है भाई। इसके अलावा हम बात करते हैं भू राजस्व एकत्रित करना, ठीक है। मूलतः ये कार्य हैं पटवारी के, ठीक है भाई। सबसे निम्नतम प्रशासनिक अधिकारी होता है पटवारी, पटवारी से ऊपर होता है गिरदावर या कानूनगो और उसका सर्किल कहलाता है भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई तहसील के अंदर होते हैं आईएलआर सर्किल और आईएलआर सर्किल के अंतर्गत होते हैं कई पटवार मंडल। पटवारी को कंट्रोल करता है गिरदावर और गिरदावर को कंट्रोल करता है कौन? तहसीलदार, ठीक है। तो इस प्रकार से तहसील प्रशासन हमारा यहां क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, ठीक है। लास्ट देखो जिला प्रशासन में एक और प्रशासन हम देखते हैं जिसको बोलते हैं पुलिस प्रशासन। क्या बोलते हैं? पुलिस प्रशासन। तो लास्ट में बात कर लेता हूं इसी में पुलिस प्रशासन के बारे में। पुलिस प्रशासन, देखो पुलिस प्रशासन जो है इसमें सर्वोसर्वा जो अधिकारी होता है वो होता है पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक जिसको हम बोलते हैं एसपी। तो जिला प्रशासन में जो पुलिस प्रशासन का सर्वोसर्वा होता है वो कौन होता है? पुलिस अधीक्षक होता है। उसके बाद देखो फिर नीचे हम इनका क्रम देखते हैं तो फिर होता है एएसपी, फिर होता है डीवाईएसपी, डीवाईएसपी डिप्टी पुलिस अधीक्षक, एडिशनल एसपी होता है, ठीक है भाई। उसके बाद फिर हम देखते हैं तो फिर होता है सीआई सर्किल इंस्पेक्टर, फिर उसके बाद होता है एसआई, फिर होता है एएसआई, फिर होता है हेड कांस्टेबल और उसके बाद फिर होता है कांस्टेबल, ठीक है। तो हम ये कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, उसके बाद एएसआई जिसको 1 स्टार बोलते हैं, एसआई होता है वो 2 स्टार होता है, सीआई होता है वो 3 स्टार होता है। तो इस प्रकार से पूरी जिला जो पुलिस प्रशासन है उसकी पूरी ये पदानुक्रम वाली स्थिति हम देखते हैं यहां ऐसे है, ठीक है भाई। काम क्या है? देखिए पुलिस प्रशासन का काम क्या है? कानून व्यवस्था बनाए रखने, कानून व्यवस्था बनाए रखने में जिला कलेक्टर का सहयोग,
जिला कलेक्टर का सहयोग करना। ठीक है भाई, ये मोस्टली पुलिस प्रशासन का काम है। तो पुलिस प्रशासन में ही एक व्यवस्था और शुरू की गई, शहरी पुलिस कमिश्नर प्रणाली। पुलिस कमिश्नर प्रणाली, इसकी शुरुआत जो है राजस्थान में 1 जनवरी 2011 से की गई। ठीक है भाई, वर्तमान में जोधपुर और जयपुर 2 जिलों में ये पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। इसका मतलब क्या है, जो पुलिस कमिश्नर है, पुलिस जो कमिश्नर है, इस पुलिस कमिश्नर के पास न्यायिक शक्तियां और आ जाती हैं। इसका मतलब यह कि पुलिस कमिश्नर जो है, ठीक है, उसके पास न्यायिक शक्तियां और आ जाती है। न्यायिक शक्तियां आने का मतलब वो धारा 144 लगा सकता है। ठीक है भाई, वो सजा बोल सकता है। ठीक है, ये सारी शक्तियां और आ जाती हैं, जो शक्तियां जिला कलेक्टर के पास होती हैं। ठीक है भाई, तो जिला कलेक्टर की जो न्यायिक पावर है, जो मजिस्ट्रेट वाली पावर है, वो सारी पावर जो है एसपी के पास या कमिश्नर के पास आ जाती है। जनरली एसपी के पास ये शक्तियां नहीं होती। अगर धारा 144 लगानी है तो वो जिला कलेक्टर लगाता है, ना कि कौन, एसपी। लेकिन यहां जब पुलिस कमिश्नर जो प्रणाली है, इन क्षेत्रों में ये जो धारा 144 वगैरह ये लगाने की जो शक्तियां हैं, ये न्यायिक पावर जो है, ये किसके पास आ जाते हैं, पुलिस कमिश्नर के पास आ जाते हैं। तो ये एक नई व्यवस्था है जिसको हम बोलते हैं पुलिस कमिश्नर व्यवस्था। ठीक है भाई, इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2011 को हुई और कहां, जोधपुर और जयपुर में लागू है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पुलिस कमिश्नर जो है उसके पास कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ न्यायिक पावर और आ जाती है। और न्यायिक पावर का मतलब यह है कि वो सजा दे सकता है, धारा 144 लगा सकता है शांति भंग की स्थिति में, जबकि एसपी जो है ये सारे कार्य नहीं कर सकता। मतलब न्यायिक पावर एसपी के पास नहीं होती। एसपी केवल जिला कलेक्टर के अधीन रह करके कानून व्यवस्था बनाए रखने में क्या करता है, सहयोग करता है। तो इस प्रकार से देखो, हमारा जिला प्रशासन जो है फाइनली एंड तक हमने देखा है। यहां करके हमारा जिला प्रशासन कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।